हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था, है ना। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे हीट प्रोड्यूस करता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह के अप्लायंस में उसका हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में अलग अलग पर्पज़ के लिए, है ना। तो वो करंट के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इसके बारे में हम लोगों ने थियोरेटिकली पढ़ा था। अब इसके आगे हम लोगों को एक फार्मूला डिराइव करना है जिसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जिसमें भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें कितना जूल का हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग कुछ मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करेंगे जो हमको क्लियर कट बताएगा कि हीट एनर्जी क्या है। हीट एनर्जी तो हमको पता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके लिए पार्टिकुलर फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे जो दिए गए वेरिएबल्स है, जैसे करंट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज हो गया, इन सब की सहायता से, टाइम की सहायता से कुछ फार्मूले डिराइव करेंगे जो हमको अल्टीमेटली हेल्प करेगा पता करने में कि किसी वायर में हीट जनरेट हो रहा है तो कितनी अमाउंट में हीट वो जनरेट हो रहा है, ठीक ना। सो इस टॉपिक में हमारा यही एम है कि पता करना कि कितना ज़्यादा करंट हीट में कन्वर्ट हो रहा है और उस हीट की वैल्यू क्या है। ओके, तो हीट के उस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? ठीक, तो चलिए फार्मूला को हम लोग डिराइव करने का सीखते हैं, है ना। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास से समझेंगे कि पावर क्या होता है। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन, है ना। रेट ऑफ वर्क डन या वर्क डन इन यूनिट टाइम। पावर का मतलब क्या होता है, कोई जो काम किया गया है कितने समय में किया गया है, दैट इज नॉन एज पावर। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर है? ओके, अब वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क डन कैपिटल डब्ल्यू एक्चुअली लिखना है, ये थोड़ा स्मॉल डब्ल्यू जैसा लग रहा है। इसी फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी, या अपॉन में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, P इंटू टी। वर्क डन इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। क्लियर है? ओके, और अभी इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वर्क डन क्या होता है। वर्क डन का मतलब होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराने में जो वर्क डन लगता है या जो एनर्जी खपती है, लगती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था इसी चैप्टर में, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, है ना, ये पढ़ा था हम लोगों ने। ओके, तो अब इसमें से हम लोग W का फार्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसमें हम लोग रीअरेंज करते हैं और W का वैल्यू निकालते हैं। W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू हो जाएगा, V इंटू क्यू। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा W का वैल्यू आ गया जो हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है। ठीक है, इसमें कोई चार्ज पार्टिकल डेफिनेटली मूव कर रहा होगा सर्किट में, और चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए एनर्जी ये दे रहा है ना। तो वो जो एनर्जी ये दे रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है, यानी V के बराबर है। तो दैट इज़ द फार्मूला। इसको रीअरेंज करके हम लोगों ने W डिराइव कर लिया इससे। ठीक है, W का वैल्यू निकाल लिया, W यानी वर्क डन। अब ये जो बेसिक फार्मूला है पावर का, जिसको हम लोग रीअरेंज करके कुछ इस तरह से लिखे हैं, वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना। ये हमारा मान लेते हैं पहला फार्मूला है, पहला इक्वेशन है, और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक, अब इसके वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो लिख देंगे स्टेटमेंट पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो दो इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, W जहाँ भी W इसमें लिखा है वो यहाँ ये पूरा वैल्यू उठा कर रख देंगे। तो क्या होगा देखते हैं, वी गेट W की जगह पे क्या,
पहले इसको एक बार फिर से वही लिख देते हैं, फिर पुट करते हैं तो ज़्यादा क्लियर रहेगा आपको, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैंने पिछले क्लास में ही कर दिया था। तो W इक्वल टू पी इंटू टी है। अब W का वैल्यू क्या है, V इंटू क्यू, ये रखते हैं यहाँ पर, V इंटू क्यू इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, अब हमको निकालना है मान लीजिए पावर। ठीक है, हीट एनर्जी पता होने के लिए हमको पावर पता होना ज़रूरी चाहिए। ठीक है, कि कितना पावर लगा है, ठीक है, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है हमारे सर्किट में, हमारे वायरिंग में, हमारे घर में, दैट इज़ नॉन एज पावर। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कितने रेट से, कितने समय के अनुसार कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ है, खर्चा हुआ है, उसका खपत हुआ है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं या इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। ठीक है, तो हमको पावर निकालना है, इसको फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो पावर यही बनेगा क्योंकि हमको इसको निकालना है। टी यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। ठीक है, पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी, ये आ गया। अब इस फार्मूले को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या है, P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी। आप याद करेंगे तो Q अपॉन टी कोई फार्मूला था, वो क्या था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू अपॉन टी का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो का रेट जो है क्या कहलाता है, करंट। तो ये जो हमारा फार्मूला डिराइव हुआ है P इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी, इसमें Q अपॉन टी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, करंट I लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तो हमारा जो है फार्मूला रीअरेंज होकर क्या हो गया, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला क्या हो गया, V इंटू आई। क्लियर है, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला हो गया V इंटू आई। और इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, यानी किस गति से, किस रेट से, कितने समय के अनुसार कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसी को हम लोग पावर बोलते हैं। और पावर का अल्टीमेट फार्मूला क्या बना, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करेंट, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोगों ने इस तरह से रिलेट कर लिया, पावर का फार्मूला प्राप्त कर लिया कि पावर जो है वोल्टेज और करंट के मल्टीपल का इक्वल होता है ना। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। ये क्यू बाई टी को हम लोगों ने आई से रिप्लेस किया है क्योंकि आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ठीक, चलिए, तो पावर का एक फार्मूला हमको पता चल गया। इसी फार्मूले से और ओम्स लॉ की सहायता से हम लोग पावर के दो और फार्मूले डिराइव करेंगे। सबसे पहला स्टेप यही था, उसके बाद बहुत ईजी स्टेप्स हैं। ये आपको स्टेप याद रखना है कि प्रीवियस चैप्टर से जो पावर का फार्मूला होता है वो उठाएंगे और उसमें वर्क डन, उसको रीअरेंज करके वर्क डन के इक्विवेलेंट रख देंगे। फिर हम लोगों ने जो वर्क डन का फार्मूला पढ़ा है वोल्टेज और चार्ज के रिलेशन में, उसमें से W का वैल्यू निकालेंगे और उस W के वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसको अल्टीमेटली आप सॉल्व करेंगे सारी चीज़ों को ध्यान देकर, तो पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करेंट आ जाएगा। ठीक है, और आप सभी जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या है, वॉट। ये सब क्लियर हो गया। चलिए, अब ये क्लियर हो गया तो बाकी चीज़ें और जल्दी से क्लियर होंगी। ठीक, तो पावर का फार्मूला हमको डिराइव हो गया, ये तो पिछले क्लास का है जिसका अभी फ़िलहाल कोई यूज नहीं है। इसकी सहायता से हमने ये फार्मूला डिराइव किया, कौन सा, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। तो अब इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। इसका काम था केवल डेरिवेशन में। ठीक, ओके। दूसरा पावर का फार्मूला क्या करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे। यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का सहायता, ओम्स लॉ का हेल्प लेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी करंट को रहने देते हैं कांस्टेंट, इसको नहीं चेंज करते, V बराबर क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ठीक, ये मान लीजिए हमारा पहला इक्वेशन है, ये पावर का एक फार्मूला बन चुका है पहले ही। अब इसी में हम लोग ओम्स लॉ का सहायता लेकर और चेंज करेंगे तो हमको पावर के और दो फार्मूले मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन जो आएंगे तीन तरह के आएंगे, इलेक्ट्रिक पावर ही निकालना पड़ेगा
लेकिन वैल्यूज़ अलग रहेंगे, कभी वोल्टेज करंट दिया रहेगा, कभी और कुछ दिया रहेगा, इसलिए हमको तीनों फार्मूले पते होने चाहिए। तो V इक्वल टू आई इंटू आर, ये ओम्स लॉ होता है, ठीक, ओम्स लॉ का फार्मूला, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन के वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट में, यानी V की जगह पे क्या रखेंगे, आई इंटू आर, ठीक है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ V फ्रॉम 2 इंटू 1, ठीक है। V का वैल्यू हम लोग सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, E बराबर V की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पर I इंटू आर, यही होता है ओम्स लॉ में, तो यहाँ पे I इंटू आर रखेंगे, I इंटू आर इंटू आई एक और एक्स्ट्रा में है, ठीक है, ओरिजिनल फार्मूले में। अब यहाँ पे आप देखेंगे I दो बार हो गया, एक तो V की जगह पे I इंटू आर रखने पे I आ गया, और एक यहाँ I है, ठीक। तो I इंटू आई कितना हो गया, आई स्क्वायर। तो ये फार्मूला अगर हम लोग रीअरेंज करेंगे तो बनेगा P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया हमारा सेकेंड फार्मूला, इलेक्ट्रिक पावर का सेकेंड फार्मूला, ओके। इलेक्ट्रिक पावर का ये सेकेंड फार्मूला हमारा हो गया। फर्स्ट फार्मूला ये था, सेकेंड फार्मूला ये हो गया, ठीक। दिस इज अवर फर्स्ट फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर एंड दिस इज अवर सेकेंड फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। कभी आपको डाटा दे देगा करंट और रेजिस्टेंस का, तो उसके बेसिस पे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है सर्किट में, तो आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। कभी आपको दे देगा कि वोल्टेज और करंट दिया है, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिक पावर निकालना है, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, सिंपल सा। एक और फार्मूला और हमको डिराइव करना है, वो भी फार्मूला इसी फार्मूले से डिराइव होगा, ठीक है, इसी फार्मूले से डिराइव होगा, इसी फार्मूले से डिराइव हुआ है। और इसी फार्मूले में ओम्स लॉ का ही हेल्प लेकर के हम लोग क्या करेंगे, एक और फार्मूला डिराइव करें। अभी हम लोगों ने क्या किया कि V का वैल्यू रखा, ओम्स लॉ में V का जो वैल्यू होता है वही हमने रख दिया, तो ये चेंज होकर हमको पावर का दूसरा फार्मूला मिल गया। अब क्या करेंगे, अगले तीसरे फार्मूले को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हम लोग ओम्स लॉ में I का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, और जिससे हमको थर्ड फार्मूला मिल जाएगा, ओके। चलिए, तो ये क्लियर हो गया, पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला। दूसरे फार्मूले को नोट डाउन कर लीजिए, इसको मिटाने के बाद फिर इसका यूज हम लोग करेंगे, ठीक। तो ये हो गया सेकेंड फार्मूला। फिर यूजिंग ओम्स लॉ I, अब ओम्स लॉ में I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू, इसके लिए आप पहले ओरिजिनल फार्मूला लिख लीजिए अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो मैंने सब सेपरेट लिखवाया था। V इक्वल टू आई इंटू आर, अब I इक्वल टू क्या होगा, I यही रहेगा, R यहाँ इंटू इधर आएगा तो डिवाइड में, तो I इक्वल टू V अपॉन R, है ना। ये हमारा सेकंड इक्वेशन मान लीजिए अब हो गया। अब I का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, ठीक। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन टू फर्स्ट, है ना, इसका मैंने नाम फर्स्ट रख दिया, ठीक है। तो यहाँ से I का वैल्यू जो है, जो ओम्स लॉ से हम लोगों ने रीअरेंज करके निकाला है, V अपॉन R, इसको हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। V ऐसे ही रहेगा ये वाला, I की जगह पर ये रखेंगे हम लोग, ठीक। तो देखते हैं फार्मूले में क्या चेंज होता है। P इक्वल टू V ऐसे ही हो गया पूरा, V का V रह गया, I की जगह पे क्या रखेंगे, V अपॉन R, ठीक है। अब यहाँ पे दो सेम टर्म्स आ गए हैं, V इंटू V क्या होगा, V स्क्वायर अपॉन R। एक मिनट, तो ये आ गया पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। तो ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन और थर्ड फार्मूला फॉर द पावर, फॉर द इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर के लिए हमारा तीसरा फार्मूला भी रेडी हो गया। तो ये तीन फार्मूले आपको याद रखने हैं। एक पहला बेसिक फार्मूला, इसी में हम लोग एक बार ओम्स लॉ की हेल्प से वोल्टेज का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सेकंड फार्मूला मिल गया था, और अभी हम लोगों ने करंट का वैल्यू पुट किया है ओम्स लॉ की हेल्प से, तो हमको थर्ड इक्वेशन या थर्ड पावर का फार्मूला मिल गया।
इन तीनों को आपको लर्न करना है, ठीक है। इसका बहुत सारा मैथमेटिकल इक्वेशन और क्वेश्चंस इस पे आएंगे, न्यूमेरिकल्स काफ़ी सारे आएंगे। ओके, चलिए, तो तीनों फार्मूले मिल गए, उसको एक साथ लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तीनों ही फार्मूले इलेक्ट्रिक पावर के हैं, ठीक। इलेक्ट्रिक पावर, तो ये पहला फार्मूला था। दूसरा फार्मूला क्या था? I स्क्वायर इंटू आर। दिस वॉज अवर सेकेंड फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पावर। तीसरा पावर का फार्मूला अभी हम लोगों ने बनाया था, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो ये तीन फार्मूले हैं इलेक्ट्रिक पावर को फाइंड आउट करने के लिए। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ दिए रहेंगे, तो इसमें पुट करके आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं, है ना। दिए गए वैल्यू के बेसिस पे आप पता कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि अगर वोल्टेज करंट दिया है तो हमको ये फार्मूला लगाना है, करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो हमको पावर का ये फार्मूला लगाना है, इस तरह लगाना है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो ये फार्मूला लगाना है। तो जैसा वैल्यू दिया रहेगा वैसा आपको तीनों फार्मूले, कहने का मतलब है कि याद होना चाहिए, और वैल्यूज़ के हिसाब से आप याद रहेगा फार्मूला तो फटाक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीनों फार्मूले क्लियर हो गए इलेक्ट्रिक पावर के। तो इलेक्ट्रिक पावर है क्या, उसको कुछ शब्दों में हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं लिखकर। अभी तक तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला तो डिराइव कर ही लिया अच्छे से। अब इलेक्ट्रिक पावर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन, इट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सिंपल भाषा में, छोटे कम शब्दों में यही है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। यानी कोई भी सर्किट है, मान लेते हैं यही सर्किट है, तो उस कोई भी सर्किट में जो एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, खपत हो रही है, उसका जो यूज हो रहा है, लगातार एनर्जी यूज हो रही है, किस रेट से हो रही है, समय के अनुसार कितना ज़्यादा एनर्जी खत्म हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज नॉन एज आवर इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब है कि कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है समय के अनुसार, प्रति सेकेंड या प्रति मिनट या प्रति घंटा, अलग अलग टाइम इंटरवल के हिसाब से जो भी एनर्जी कंज्यूम हो रहा है या यूज हो रहा है या एनर्जी लॉस हो रहा है हीट के फॉर्म में, उस सारा जो कंजम्पशन या हीट के फॉर्म में लॉस होने का जो प्रोसेस है टाइम के अकॉर्डिंग, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। ओके, इलेक्ट्रिक पावर का हो गया ये कॉन्सेप्ट, तीन फार्मूले मिल गया हम लोगों को। अब हमको क्या करना है? अब आते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट पे। हीट एनर्जी, अभी हम लोग हीट एनर्जी पढ़ने वाले थे कि हीट अगर जनरेट होता है किसी वायर में, जैसे अलॉय, नाइक्रोम वायर, इस तरह की जो वायर्स होते हैं, जो रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है, करंट को फ्लो नहीं होने देते हैं, तो करंट अल्टीमेटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और उस वजह से फिर उस हीट का यूज हम लोग अलग अलग तरह के अप्लायंस बना के करते हैं। तो हीट एनर्जी को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, ये हमको समझना है ना। जो हीट पैदा हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, उसको, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू या उसके वैल्यू को फाइंड आउट करने का कोई फार्मूला है कि नहीं है, वही हमको समझना है। तो इलेक्ट्रिक पावर तो हमको समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, तो फिर आगे बढ़ते हैं। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी का मतलब होता है, हीट एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। इसलिए मैंने पावर आपको पहले पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हीट एनर्जी कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर था हमारा रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी और रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पावर। और हीट एनर्जी जो हमारे सर्किट में जनरेट होती है ना, उसको अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो हीट एनर्जी क्या होता है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। कौन सा पावर? इलेक्ट्रिक पावर, पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो हीट एनर्जी का याद रखिए फार्मूला, पावर इनटू टाइम। इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं हीट एनर्जी को H और P इंटू टी। क्लियर है? क्लियर है ना? बस इतना ही आपको समझना है। अब पावर का तीन फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था अभी पीछे,
वो तीनों ही फार्मूले पे हीट एनर्जी भी निकाले जाएंगे। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पावर 3 डिफरेंट फार्मूले पे अलग अलग वैल्यूज़ दी रहेंगी तो उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी पावर के तीनों वैल्यूज़ रखे जाएंगे तो 3 इक्वेशन बनेंगे, यानी 3 फार्मूले बनेंगे। तो हीट एनर्जी भी 3 तरीके से निकाला जा सकता है, ठीक। और चूंकि ये एनर्जी है तो हीट एनर्जी का यूनिट क्या होगा? हीट एनर्जी का यूनिट क्या होगा? जूल, ठीक है। एनर्जी का यूनिट जूल होता है तो हीट भी एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है, तो ये भी जूल होगा, ओके। और इलेक्ट्रिक पावर या सिंपली पावर कहा जाए, इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्लास 9 में पढ़ा था, पावर का यूनिट क्या होता है? वाट, WATT, वाट, ठीक है। तो हीट एनर्जी का यूनिट है जूल, इलेक्ट्रिक पावर का या पावर का यूनिट है वाट, ओके। और ये बेसिक फार्मूला है हीट एनर्जी का, पावर इनटू टाइम, या फिर कह सकते हैं हीट एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ठीक, पावर एंड टाइम। अब इसमें 3 जो हम लोग फार्मूले पढ़े थे उसी को पुट कर देंगे, तो 3 हमको फार्मूले मिल जाएंगे हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के। पहला पावर का फार्मूला क्या था? V इंटू आई, और लास्ट में T टाइम लग जाएगा हीट एनर्जी के लिए। तो ये पहला फार्मूला हो गया। पहले फार्मूला क्या था पावर का? V इंटू आई, वो रख दिया, बाकी T तो ऐसे उतार दिया। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला बन गया हीट एनर्जी कैलकुलेट करने का। दूसरा पावर का फार्मूला क्या था? I² इंटू R इंटू टी, ठीक है। टी की जगह पे क्या था? I² इंटू R इंटू टी। ये दूसरा फार्मूला बन गया हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने का। तीसरा क्या है? हीट एनर्जी इज इक्वल टू V² अपॉन R इंटू टी, ठीक। तो ये बन गया हमारा तीसरा फार्मूला, ओके। तो ये 3 फार्मूले हमारे बन गए। पावर के फार्मूले जो 3 डिफरेंट थे उसी को हमने यहाँ पर पुट किया पी की जगह पर बारी बारी से। टाइम तो कांस्टेंट है, मतलब टाइम तो सभी से मल्टीप्लाई होगा, बस पावर की वैल्यू सब में चेंज है। और हमको इस तरह से 3 हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के फार्मूले मिल गए। जैसे हम लोगों को 3 फार्मूले मिले थे पावर को कैलकुलेट करने के, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूले 3 अलग अलग कंडीशन में काम करेंगे। वो डिपेंड करता है कि कैसा वैल्यू दिया है, वोल्टेज का दिया है कि करंट का दिया है कि रेजिस्टेंस का दिया है, ठीक है। तो ये 3 हमारे फार्मूले हो गए हीट एनर्जी को कैलकुलेट करने के, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से कन्वर्ट होकर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दिस वन एंड दिस वन, क्लियर। तो ये 3 फार्मूले हो गए, ओके। चलिए ये हो गया। उसके बाद क्या है? उसके बाद अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अच्छा ये हो गया, क्या करने का है? और क्या रह गया? कुछ रह गया? हाँ, एक जो छोटा सा है हीट एनर्जी का, अभी हम लोगों ने 3 फार्मूला लिखा, 3 पावर के फार्मूले से डिराइव करके, है ना, उसका वैल्यू पुट करके। तो एक बना I² इंटू आर इंटू टी, ठीक है। इस फार्मूले को प्रैक्टिकली प्रूव भी किया था जूल नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। तो इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। जूल्स हीटिंग इफेक्ट फार्मूला या इक्वेशन, ठीक है। तो जूल्स हीटिंग इफेक्ट फार्मूला जो है इस फार्मूले को बोलते हैं। सारे तीनों फार्मूले को नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्योंकि इस पर उन्होंने वर्कआउट किया था, ठीक है। तो H इज इक्वल टू I² इंटू आर इंटू टी, ये जो एक फार्मूला है हीट का, बाकी 2 भी है। तो इस फार्मूले को जूल्स हीटिंग इफेक्ट फार्मूला भी बोलते हैं। और इसमें उन्होंने प्रूव किया था, सारे रिसर्च करके प्रैक्टिकली प्रूव किया था कि जो हीट है, हीट एनर्जी जो है किसके प्रोपोर्शनल है? करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हीट एनर्जी रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हीट एनर्जी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
ये 3 चीज़ें उन्होंने प्रूव की थी प्रैक्टिकली। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि करंट का मतलब उसके पावर में 2 इतना गुना, जब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हीट भी बढ़ेगा, इसका ये मतलब है ना। 2 टाइप्स पावर में है, ठीक है। तो जैसे जैसे करंट का वैल्यू डबल ट्रिपल होगा पावर में, वैसे ही हीट इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर जिस चीज़ में जितना ज़्यादा करंट जा रहा है उसमें हीट भी उतना ही प्रोड्यूस होगा, ये उन्होंने प्रूव किया। सो ओवरऑल कहने का मतलब था हाई करंट मोर हीट, ठीक है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, इसका ये मतलब है। इसी इक्वेशन में तीनों जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हीट के। दूसरा, हाई रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा या हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तीसरा क्या है? जितना ज़्यादा लंबे समय तक हमारा जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलता रहता है, यहाँ टी फॉर टाइम है ना, तो लॉन्ग ड्यूरेशन मोर हीट। इसका अर्थ ये है कि जितना लंबे समय तक कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हम लोग चलाते हैं उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। आप देखे भी होंगे, जैसे बल्ब जलाएंगे, बल्ब को 1-2 मिनट के लिए जला के बंद कर देंगे तो बहुत कम गर्म होगा, लेकिन उसको 5-6 घंटे 10 घंटे तक चला रहे हैं रात भर, फिर उसको टच करेंगे तुरंत बंद करने के बाद तो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। तो वही चीज़ है, ऐसे हर मशीन में होता है। केवल बल्ब की मैंने एग्जाम्पल दी है, और भी कई सारे अप्लायंस है। जैसे गाड़ी चला रहे हैं नॉर्मल दूरी पे, लेकिन लंबी दूरी तक चला रहे हैं तो उसका इंजन गर्म हो जाता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हमारा जो पेट्रोल डीजल डाल रहे हैं उसका बहुत सारा एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रहा है। इसलिए एक संतुलित, एक बैलेंस वे में चीज़ों को चलाना चाहिए, नहीं तो अपनी जो हम लोग एनर्जी देते हैं वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, और उससे हमारे जो अप्लायंसेस होते हैं, मशीनें होती हैं, वो भी ख़राब हो जाते हैं, ठीक। तो यही चीज़ें इन्होंने जूल ने बताई थी इस इक्वेशन में, इसलिए इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट फार्मूला भी बोलते हैं। 3 फार्मूले थे हीट के, लेकिन केवल इसी को जूल्स हीटिंग इफेक्ट फार्मूला बोलते हैं, क्योंकि इसी पर उन्होंने वर्क किया था, रिसर्च वर्क किया था, और इस नतीजे पे आए थे कि जैसे जैसे करंट का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे हीट भी ज़्यादा बढ़ेगा, या फिर जैसे जैसे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जितना ज़्यादा करंट को ये रोकेगा, मान लीजिए यहाँ करंट जा रहा है, रुक जा रहा है, बहुत कम पास हो रहा है, और ज़्यादा करंट यहीं पे इकट्ठा हो जा रहा है, तो वो फिर हीट प्रोड्यूस करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा जब रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, ठीक है। तो एलॉयस वगैरह में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और जैसे जैसे लंबे समय तक हम लोग कोई चीज़ चलाएंगे बिजली का, तो उसमें भी हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये तीनों ही हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सारी चीज़ें किसने बताई थी? हमारे जूल नाम के साइंटिस्ट ने बताई थी, इसलिए इसको जूल्स हीटिंग इफेक्ट फार्मूला भी बोलते हैं। इस फार्मूले को क्लियर है? एकदम क्लियर। चलिए, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक टूट गया है, जूल्स हीटिंग फार्मूला हो गया, ओवरऑल क्या कहना चाहते थे ये भी हम लोग समझ गए। अब क्या किया जाए? हाँ, अब एक छोटा सा टॉपिक है जो पिछले साल भी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था, पावर के बारे में। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब है कि जो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं वो एज ए कॉमर्शियल पर्पज़ यूज किया जाता है, बिजनेस के पर्पज़ से तो यूज करते हैं, तो उसका पैसा देते हैं हम लोग, है ना। फ्री में तो हमको कोई बिजली देता नहीं है, तो इतना ज़्यादा मेहनत लगता है, बहुत सारा इक्विपमेंट लगता है, बहुत सारे पावर प्लांट लगते हैं, फिर वहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और फिर हमारे घरों तक आती है। फिर उनको जितना हम लोग कंज्यूम करते हैं उसका उतना हम लोग बिल चुकाते हैं, उतने पैसे देते हैं। वो रेट निर्धारित होता है अलग अलग एरिया के हिसाब से, कि मेट्रोपॉलिटन एरिया है, कि रूरल एरिया है, कि अर्बन एरिया है, कि सेमी अर्बन एरिया है, या बिग सिटी है, स्मॉल सिटी है। इसके आधार पे वो रेटिंग डिसाइड करता है हमारा लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट। तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में हम लोग यही जानेंगे, या जान चुके हैं पिछले क्लास में भी,
कि एक ऐसी यूनिट है जिसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी बिल निर्धारित होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना होगा और किस बेसिस पे होता है, वही बेसिक चीज़ें हम लोग को जाननी है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी में। ठीक है, ओके। तो चलिए इसको फटाक से समझते हैं ज़्यादा देर किए बिना। हाँ, तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा किलोवाट आवर को। एक किलोवाट आवर क्या है? किलोवाट आवर क्या है? हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा कि जो हीट एनर्जी होता है या कोई भी एनर्जी है, हीट एनर्जी या कोई एनर्जी हो, किसके बराबर होता है? पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। ठीक, तो यहाँ हीट एनर्जी न लिख करके केवल एनर्जी लिख सकते हैं, है ना। तो एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम। पावर हमारा क्या है? मान लेते हैं किलोवाट है। ठीक है, 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है। और टाइम 1 आवर है। कोई डिवाइस है जो इतना पावर का है और 1 घंटे चल रहा है। ठीक, तो उसका ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, ठीक ना। ठीक, 1 किलोवाट या 1000 वाट का कोई डिवाइस है, इतना पावर वह यूज करता है, 1 घंटे के लिए चलता है, तो उसका ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन का यूनिट क्या आया? 1 kWh या 1 किलोवाट आवर। क्लियर है? 1 किलोवाट आवर हो गया। ओके, अच्छा, अब 1 किलोवाट आवर हो गया। इसी 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1 यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रिक बिल को निर्धारित करते समय, मेजर करते समय, डिसाइड करते समय 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट माना जाता है। अब मान लीजिए 100 किलोवाट आवर है तो 100 यूनिट कहा जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक यूनिट है कॉमर्शियल पर्पज के लिए, जो बिजली का खपत होता है, कंजम्पशन होता है इंडिविजुअल घरों में, फैक्ट्रियों में, तो ये सबसे मिनिमम यूनिट है। ये एक इतना मिनिमम यूनिट, मतलब 1 किलोवाट आवर को एक यूनिट भी नाम दिया गया है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। और इसका निर्धारण किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा या एजेंसीज के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती हैं, कि एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 5 रुपये, 10 रुपये या कितना भी होगा, वो एरिया के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, क्योंकि एरिया के हिसाब से लोगों का सैलरी और इनकम भी होता है, तो उसके हिसाब से इसका डिसीजन भी होता है कि 1 किलोवाट आवर जो 1 यूनिट के बराबर है एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, उसका बिलिंग कितना डिसाइड किया जाए। ठीक है, वो मौजूदा जो महंगाई रहती है उस सबको देखते हुए किया जाता है। ठीक है, तो 100 किलोवाट आवर है तो 100 यूनिट। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें आप समझ ही गए होंगे। ओके, अब 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होता है जूल में? ये तो एनर्जी का एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का एक यूनिट हो गया। ठीक है, जिसको KWH बोलते हैं। ठीक, या फिर उसको यूनिट भी बोलते हैं। क्लियर है? KWH या यूनिट बोलते हैं। अब 1 किलोवाट आवर में कितना जूल ऑफ एनर्जी है, क्योंकि मोस्टली हम लोग देखते हैं कि एनर्जी को जूल में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, तो ये भी हम लोग देख लिया जाए कि 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी है, वो भी जूल में। ठीक, चलिए तो इसको समझ लेते हैं। 1 किलोवाट आवर, इसको कहाँ पे लिखा जाए, तो ये हमारा है 1 kWh। ठीक है, 1 किलोवाट, किलो, के का मतलब होता है, ये डब्लू में छोटा के लिख रहा हूँ, बड़ा लिखा जाता है। 1 किलोवाट, किलो का मतलब होता है 1000, तो 1000 इंटू आवर। आवर को हम लोग करेंगे कन्वर्ट सेकेंड में। जब KWH में लिखते हैं तो टाइम को हमेशा आवर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अगर मिनट में भी दिया है, सेकेंड में भी दिया है, और हम लोग कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी निकालना है, तो उसको हमेशा आवर में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन किलोवाट आवर को अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टाइम को हम लोग को मिनिमम यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी सेकंड में। ठीक है, तो सेकंड में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड। क्लियर है? चलिए, तो 3600 इंटू 1000 इंटू 1, यही ना है। 1 किलोवाट का वैल्यू 1000 और आवर का 3600 सेकंड। क्लियर? तो इसी को एक्सपेंड किया गया, यानी कि वैल्यूज़ को मैंने रख दिया एक्सपेंड करके।
अब लिख सकते हैं 3600 और इसमें कितने जीरो हैं, 1 2 3 और 3 जीरो लगा देते हैं। इंटू 1 करेंगे तो वही यही आना है, इंटू 1 लिख देते हैं। तो इसको, ये काफ़ी बड़ा नंबर है तो इसको हम लोग क्यों ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए, साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिखा जाए, है ना, पावर के फॉर्म में, जिसको हम लोग कॉमन भाषा में बोलते हैं, तो उस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो कितने जीरो है इसमें, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर लिखते हैं तो एक नंबर को छोड़कर डेसिमल लगाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे लास्ट में डेसिमल था, वो यहाँ से छलांग लगा के यहाँ आया। इसको यहाँ समझा देता हूँ मैं। कितना नंबर जीरो है, 3 2 5। ठीक है, अब यहाँ के बाद आगे कोई नंबर नहीं है तो मान लेते हैं यहाँ